नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश पुरोहित मेरा स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप तक ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होते रहे। तो आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बेसिक जानकारी या सामान्य जानकारी, जैसे इसके उपनाम क्या क्या है, इसका समय क्या रहा और इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी, इसके बारे में हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसके उपनामों के बारे में और अन्य नामों के बारे में। तो उपनाम क्या दोस्तों? उपनाम, सिंधु घाटी सभ्यता के उपनाम। तो पहला उपनाम आता है इसका हड़प्पा सभ्यता। क्या दोस्तों? हड़प्पा। उसके बाद आता है कांस्य युगीन सभ्यता। क्या? कांस्य युगीन। दूसरा उपनाम आता है कांस्य युगीन सभ्यता। और तीसरा उपनाम आता है इसी का दोस्तों नगरीय सभ्यता। तो दोस्तों, जैसे कि इसका नाम हड़प्पा कैसे पड़ा था? हड़प्पा पढ़ने के पीछे कारण था, सबसे पहले इसे सिंधु नाम किसने दिया? जॉन मार्शल ने दिया नाम। जब जॉन मार्शल से इस बारे में पूछा गया कि भाई आपने इसे सिंधु नाम क्यों दिया है, किस आधार पर दिया, तो उसने बताया कि जो नगर खोजे गए वो सिंधु नदी के कारण होने के कारण मैंने इसे सिंधु नाम दिया। तो जब उससे पूछा गया कि हड़प्पा नगर सिंधु की नदी के किनारे है, तो उसने बोला नहीं, और भी अन्य नगर थे जैसे कालीबंगा हो गया, ये तो ये सब सिंधु नदी के किनारे नहीं है, तो ये नाम ऑथेंटिक नहीं था। फिर अन्य नाम की बात आई तो हड़प्पा नाम दे दिया गया इसे, दूसरा नाम। फिर भी ये नाम भी इतना ऑथेंटिक नहीं लगा, तो फिर उसे नाम दिया गया नगरीय सभ्यता और एक नाम दिया गया कांस्य सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इस समय जो बर्तन वगैरह औजार वगैरह प्राप्त हुए हैं, मतलब कांसा धातु का प्रयोग करते थे इस समय के व्यक्ति, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। और नगरीय सभ्यता नाम देने के पीछे कारण ये रहा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से जो नालियां प्राप्त हुई है और जो नगर प्राप्त हुए वो एकदम सुव्यवस्थित थे और सड़कें भी चौड़ी थी और संगम पर एक दूसरे को काटती थी, इसीलिए इसे नगरीय सभ्यता नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? नगरीय सभ्यता। अब आते हैं इसके स्थलों के बारे में। तो इसके स्थल कितने हैं और कहाँ कहाँ से कैसे प्राप्त हुए हैं? क्या दोस्तों? स्थल, इसकी सबसे पहले तो इसकी स्थलों की बात करेंगे तो स्थल आते हैं, सबसे पहला स्थल आता है इसका, इसमें कुल कितने, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और कुल स्थान जो कि अब तक खोजे गए कुल स्थान लगभग 2800। और इसमें से भारत में कितने हैं? लगभग 900। कितने दोस्तों? 900 भारत में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कुल स्थान 2800 से भी अधिक हो गए और भारत में कितने हैं? 900। कितने दोस्तों? 900। इनमें से हम मुश्किल से 10 या 12 स्थानों को पढ़ पाते हैं, बाकी स्थानों के बारे में जानकारी हमें भी नहीं है और हम पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो 10 से 12 स्थान जो है वो महत्वपूर्ण स्थान, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अब बात करेंगे हम इससे आगे सिंधु घाटी का जो सबसे पूर्व में आखिरी स्थान है वो, या दक्षिण में अंतिम स्थान, पश्चिम में अंतिम स्थान, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे ऊपर क्या आता है दोस्तों? ऊपर आता है मांडा। क्या आता है? मांडा। सबसे ऊपर मांडा, सबसे ऊपर मांडा, ऊपर मांडा। और नीचे आएगा मांडा है जम्मू कश्मीर में दोस्तों। कहां पे? जम्मू कश्मीर, चेनाब नदी। नीचे आ जाएगा देमाबाद। क्या आ जाएगा? देमाबाद। दे से देमा और दे से दक्षिण। ये कहां पे है दोस्तों? महाराष्ट्र। कहां पे? ये कहां पे स्थित है? महाराष्ट्र में। और कौन सी नदी? परवरा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? परवरा नदी। और इस तरफ आ जाएगा पूरा। क्या आ जाएगा? मांडा, नीचे देमाबाद, इस तरफ आएगा पूरा। क्या आएगा दोस्तों? पूरा।
पूरा। और इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आएगा अपना सूत का डोर। क्या? सूत का डोर, सूत का डोर। दोस्तों ये एक स्थान का नाम है जो कि बलूचिस्तान में, कहाँ पे स्थित है? बलूचिस्तान। ये पूरा कहाँ पे स्थित है? आलमगीरी मेरठ। कहाँ पे? आलमगीरी मेरठ। तो सिंधु घाटी का सबसे उत्तरतम स्थान कौन सा है दोस्तों? मेरठ। मांडा जो कि जम्मू कश्मीर चेनाब नदी। उत्तरतम स्थान कौन सा है? मांडा, जम्मू कश्मीर चेनाब नदी। दक्षिणतम तह से इस्लामाबाद, महाराष्ट्र प्रवरा नदी। और पह से पूर्वतम स्थान आलमगीरी पूरा मेरठ में है। कहाँ पे दोस्तों? मेरठ में। और इधर आता है सूत का डोर जो बलूचिस्तान में। इसका क्षेत्रफल कितना बताया था दोस्तों हमने? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई। तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी सभ्यता रही होगी उस समय, कितनी बड़ी रही होगी। और इसके अब तक कितने नगर खोजे जा चुके हैं दोस्तों? 2800 से अधिक। कितने? 2800 से अधिक नगर खोजे जा चुके हैं। उनमें से भारत में कितने स्थित है? 900 से ऊपर नगर भारत में स्थित है। कितने दोस्तों? 900 से ऊपर। दोस्तों ये तो थी इनके प्रमुख नगरों के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा। अब हम बात करेंगे कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता जो है कहाँ से खोज में आई थी, सर्वप्रथम कहाँ से कैसे खोजा गया था। तो इसकी खोज की बात करें तो शुरुआत में जब 1856 में, कब दोस्तों? 1856 में लाहौर से कराची के बीच। कहाँ से? लाहौर से कराची के मध्य। तो भाई थे जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। कौन हो दोस्तों? जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। कौन? जॉन बर्टन ये दोनों क्या कर रहे थे? रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा था। लाहौर से कराची के मध्य क्या किया जा रहा था? रेलवे लाइन का बिछाने का कार्य। कौन सा कार्य? रेलवे लाइन बिछाने का कार्य। जब ये दोनों 1856 में लाहौर से कराची के मध्य, कौन? जॉन बर्टन और विलियम बर्टन रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कर रहे थे, तभी वहां से पास ही से कुछ ईंटें पत्थर वगैरह प्राप्त हुए। तो इन्होंने उस समय ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जो ईंटें वगैरह पत्थर प्राप्त हुए उनका प्रयोग रेलवे लाइन बिछाने में कर लिया। लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ ध्यान दिया और सरकार को इस बारे में सूचना दी। क्या क्या इन्होंने सरकार को इस बारे में सूचना दी? तो उसी के कुछ समय बाद, कितने समय बाद? उसी के कुछ समय बाद, मतलब 1861। कब? 1861 में। 1861 में क्या होता है? पुरातत्व विभाग की स्थापना। कब? किसकी? पुरातत्व विभाग की। और इसका निर्देशक बनाया गया दोस्तों किसे? कनिंघम को। किसे बनाया गया था उस समय? कनिंघम महोदय को। उस समय जब 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी तो इसका निर्देशक किसे बनाया गया था? कनिंघम को। और उसके बाद 1901 में इसके निर्देशक बना दिए गए जॉन मार्शल को। किन्होंने? किसे बना दिया गया? जॉन मार्शल को 1901 में। 1901 में जॉन मार्शल को निर्देशक बना दिया गया था। और ये वही जॉन मार्शल है जिसने इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया था। कौन है? जॉन मार्शल, वही जिसने इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया था। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया इसका कुछ सामान्य परिचय। अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की कालक्रम के बारे में जानकारी कि भाई ये कहाँ से कहाँ है और किस विद्वान ने इसे कितने समय से कितने समय के बीच माना है, तो उसके बारे में हम जानकारी पढ़ेंगे। उससे पहले एक सामान्य सा क्वेश्चन है जो लगभग बार बार पूछा जाता है, वो क्वेश्चन भी कालक्रम से ही संबंधित है। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि भाई
क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या था। कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का समय। ये क्वेश्चन लगभग अधिकतर एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके बाद पहला ऑप्शन इसका आता है 3250 से 1750 ईसा पूर्व। दूसरा ऑप्शन इसमें आता है 1750 ईसा पूर्व। और तीसरा ऑप्शन इसका आ जाता है 1750 ईसा पूर्व ईसा से 2350 ईस्वी। और चौथा ऑप्शन आ जाता है इसमें 3250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये पूर्व है, पूर्व। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर बताइए प्लीज कमेंट बॉक्स में। प्लीज दोस्तों अभी तक अभी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दे और आंसर जरूर बताएं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, प्लीज आंसर जरूर बताएं। इसका आंसर क्या होगा इसका। ठीक है दोस्तों, मैं ही बता देता हूँ। इसका आंसर होगा 2350 से 1750। क्या होगा दोस्तों, 2300 से 1750 ये आंसर होगा इसका। यही आंसर अभी तक माना गया है और ये भी सर्वाधिक ऑथेंटिक आंसर भी माना जाता है, 2300 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, ये तो होगा क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग, आज मैंने अलग अलग इसका सन बताया तो उनके बारे में कि कौन से विद्वान ने क्या सन बताया। जैसे डीपी अग्रवाल कुछ अलग मानते हैं और जॉन मार्शल ने कुछ अलग समय बताया इनका। और भी 2-3 विद्वान है जिनके बारे में हम इनके समय के बारे में पढ़ेंगे। जैसे C14 पद्धति या कार्बन डेटिंग पद्धति, इसका सन अलग है तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं C14 पद्धति या कार्बन डेटिंग पद्धति। C14 या कार्बन डेटिंग। सबसे पहले तो बात आती है कि भाई C14 कार्बन डेटिंग पद्धति होती क्या है। तो जैसे कि एक जीवित इंसान या आदमी होता है, उसके जो हड्डियां होती है वो कार्बन से बनी होती है और उसमें कार्बन 14 पाया जाता है। जब हमारी मृत्यु होती है तो उसमें कार्बन घटने लग जाता है और इसी के आधार पर साइंस में ये पता लगाया जाता है कि भाई कितने कार्बन कम हुए और एक निर्धारित सीमा होती है एक कार्बन के घटने के लिए। तो इतने समय में एक कार्बन घटता है तो उसी के आधार पर समय का पता ज्ञात किया जा सकता है। और यही सिर्फ चीज पेड़ पौधों में भी कार्बन पाया जाता है, इसी आधार पर ये लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे के अनुसार कार्बन C14 पद्धति के अनुसार जो समय बताया गया है वो है 3500 ईसा पूर्व से लेकर 3500 ईसा पूर्व से लेकर 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व। कितना दोस्तों, 1300 ईसा पूर्व। अभी हम समझ में आ रहा होगा कि ये उल्टा कैसे है। इसका भी एक ऑथेंटिक कारण है दोस्तों, ये उल्टा क्यों है। तो उसका कारण क्या है दोस्तों, इसका कारण ये है कि जब उस समय किनका राज था, पहले अंग्रेजों का राज था और अंग्रेजों का राज था तो उन्होंने समय को भी अपने अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश की। और इसी कारण उन्होंने क्या किया कि जब उनके भगवान जन्मे ईसा मसीह, तभी से उन्होंने समय प्रारंभ मान लिया कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसी को उन्होंने 0 समय मान लिया। मतलब 0 समय बता दिया इसी समय यहीं से समय प्राप्त होगा। तो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ वहां से 0, उसके आगे 1 ईसा, 2 ईसा, 3 ईसा ऐसे चलने लगा। लेकिन क्या ईसा मसीह के जन्म से पहले पृथ्वी नहीं थी, पृथ्वी थी, मानव जाति थी, सब कुछ था। तो इसीलिए जो उससे पहले था उसका आगे लगता है ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, इसीलिए ईसा पूर्व लगता है। तो इसे भी हम कितने भागों में बांटा गया है, C14 पद्धति को भी, उनके कालक्रम को भी 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। पहला आता है इसका पूर्व हड़प्पा। क्या दोस्तों, पूर्व हड़प्पा। पूर्व हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा ये आता है अपने 3500 ईसा पूर्व से लगाकर 3500
ये आता है पूर्व ईसा, पूर्व हड़प्पा जो आती है वो 3500 ईसा पूर्व से लगाकर कितनी आती है दोस्तों 2600 ईसा पूर्व। कितनी दोस्तों 2600 ईसा पूर्व। कितनी आती है 2600 ईसा पूर्व। और इसी का दूसरा भाग आता है परिपक्व हड़प्पा या मध्य हड़प्पा। कौन सा दोस्तों दूसरा भाग परिपक्व परिपक्व हड़प्पा का समय क्या रहेगा दोस्तों 2600 से लगाकर 2600 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व से क्या रहेगा दोस्तों इसका समय 2600 से लगाकर 1900 ईसा पूर्व। क्या रहेगा दोस्तों परिपक्व हड़प्पा का समय 2600 से 1900 ईसा पूर्व 1900 ईसा पूर्व। और इसके बाद आती है उत्तर हड़प्पा। तीसरे नंबर पर जाती है उत्तर हड़प्पा। क्या आती है तीसरे नंबर पर उत्तर हड़प्पा। उत्तर हड़प्पा का समय 1900 से लगाकर 1300 ईसा पूर्व। तो ये कौन सी पद्धति के अनुसार कालक्रम था C14 कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार। कौन सी पद्धति दोस्तों C14 कार्बन डेटिंग पद्धति। C14 क्या होता है ये साइंस के टर्म में विज्ञान की टर्म में C14 कार्बन डेटिंग पद्धति। उसके अनुसार इसका समय क्या बताया गया 3500 ईसा पूर्व से लगाकर 1300 ईसा पूर्व। क्या 3500 से लगाकर 1300। पूर्व हड़प्पा इसी को तीन कितने भागों में बांटा गया है इसे भी तीन भागों में। कितने तीन भागों में। पहला आता है पूर्व हड़प्पा, दूसरा आता है परिपक्व हड़प्पा, तीसरा आता है उत्तर हड़प्पा। अब पूर्व हड़प्पा में इसका संख्या क्या है 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व। क्या 3500 से 2600 ईसा पूर्व। दूसरा आता है परिपक्व हड़प्पा 2600 से लगाकर 1900 ईसा पूर्व। तीसरा आता है उत्तर हड़प्पा 1900 से लगाकर 1300 ईसा पूर्व। ये तो हो गया है C14 के अनुसार। अब आते हैं डीपी अग्रवाल के अनुसार। कौन से दोस्तों डीपी अग्रवाल के अनुसार। और इन्हीं की जो तारीख है वो सर्वमान्य तारीख मानी जाती है। सबसे अधिक मान्य तारीख भी वही मानी जाती है और वही तारीख अधिकतर एग्जामों में पूछी जाती है। जिन भी एग्जामों में हड़प्पा से क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर क्वेश्चन वही क्वेश्चन होता है डीपी अग्रवाल के अनुसार जो सन बताया गया है वो पूछा जाता है। डीपी अग्रवाल कौन है दोस्तों डीपी अग्रवाल। तो दोस्तों इन्होंने क्या सन बताया 2350 से लगाकर 1750। क्या बताया 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और सबसे ज्यादा यही एग्जाम में यही सन पूछा जाता है। ठीक है। और एक आते हैं मार्टिमल यूरिनर। कौन आते हैं मार्टिमल यूरिनर। इन्होंने क्या सन बताया दोस्तों इन्होंने बताया है 2500 से 1500 ईसा पूर्व। क्या बताया दोस्तों 2500 से 1500 ईसा पूर्व। क्या 2500 से 1500 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व से लगाकर 1500 ईसा पूर्व। तीसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों तीसरे नंबर पर कौन आते हैं तीसरे नंबर पर आते हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल कौन आते हैं दोस्तों जॉन मार्शल। इसे मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। जॉन मार्शल कौन आते हैं जॉन मार्शल। ये वही जॉन मार्शल है जिसने सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया था और पुरातत्व विभाग के निर्देशक भी बने थे बाद में। यही जॉन मार्शल है। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का क्या समय बताया 3250 से लगाकर क्या बताया दोस्तों 3250 ईसा पूर्व से 3250 ईसा पूर्व से लगाकर 2750 ईसा पूर्व। क्या दोस्तों 3250 से 2750 ईसा पूर्व। क्या 3250 से 2750 ईसा पूर्व 2750 ईसा पूर्व। ये तो हो गए इनके कालक्रम के बारे में। ठीक है। अब आता है एक गोल्डन चाइल्ड नाम का भी एक इतिहासकार हुआ है। उसने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ कहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन थी। वो बता देता हूँ मैं आपको। गोल्डन चाइल्ड कौन गोल्डन चाइल्ड। इसने इसे जो नगरीय सभ्यता थी वो इसी गार्डन चाइल्ड ने इसे नगरीय सभ्यता नाम दिया था। गार्डन चाइल्ड ने ही दिया था। नगरीय सभ्यता जो है वो गार्डन चाइल्ड ने बताया था। और सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता कहने वाले भी गार्डन चाइल्ड महोदय थे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के
एक एक स्थान के बारे में, जैसे कालीबंगा हो गई, हड़प्पा हो गई, मोहनजोदड़ो हो गई, इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, ताकि आने वाले जो भी नोट्स वगैरह हैं वो वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।